और रिटर्न मार्केट इंडेक्स से ज्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि डेफिनेटली आप यहाँ पे रिस्क ज्यादा ले रहे हो, मतलब एक्सपेक्ट तो एटलीस्ट आप कर रहे हो कि एक्टिवली मैनेज फंड है तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा होने चाहिए करके। अच्छा, पैसिवली अगर फंड है, पैसिव फंड, तो यहाँ पे इसका गोल एक ही है कि इंडेक्स को ट्रैक करना, मतलब जो इंडेक्स में फंड्स है तो उन्हीं को वही प्रपोर्शन में लिया जाएगा। यहाँ पे कोई भी इंडेक्स को बीट करने का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं रहता है। एग्जाम्पल, अगर निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, जो निफ्टी 50 में मौजूद सभी जो 50 स्टॉक्स है, दैट इज 50 कंपनीज है, उनको वही प्रपोर्शन में जो है वो रेप्लिकेट करेगा। तो यहाँ पे कोई भी दिमाग लगाना नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा रिसर्च की जरूरत नहीं है, निफ्टी 50 को सिर्फ रेप्लिकेट करना है। तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो लोअर रहेगा, क्योंकि इसमें एक्टिव मैनेजमेंट है नहीं। सेकेंडली, रिस्क और रिटर्न जो है इंडेक्स के परफॉर्मेंस पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। जो इंडेक्स दिखाएगा वही आपका जो इंडेक्स फंड है वो दिखाने वाला है परफॉर्मेंस। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट को बीट करना मुश्किल है तो पैसिव फंड्स बेहतर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू एक्टिव फंड्स। लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क लेकर हाई रिटर्न लेने की कोशिश करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक्टिव फंड्स आप चुन सकते हैं। तो इसके लिए ये भी देखना जरूरी है कि इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है और उसका रिस्क एपेटाइट कितना है। नेक्स्ट, as per SEBI rule, a portfolio manager cannot invest in unlisted shares, particularly when it is an discretionary portfolio agreement. डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो अग्रीमेंट है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। क्योंकि ये अग्रीमेंट के हिसाब से क्या होता है कि पोर्टफोलियो मैनेजर को क्लाइंट की तरफ से डिसीजन लेने का पूरा फ्रीडम होता है। यानी मैनेजर जो है वो डिसाइड कर सकता है कि कौन से स्टॉक्स खरीदने या बेचने चाहिए। जो अनलिस्टेड स्टॉक्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। ओके, तो जैसे स्टार्टअप कंपनी के स्टॉक्स है जहां पे देखा जाए तो रिस्क ज्यादा है, इनमें लिक्विडिटी और ट्रांसपेरेंसी की कमी भी है, जिससे इन्वेस्टर्स के फंड के लिए हायर रिस्क यहाँ पे हो जाता है और उनको इतनी क्लैरिटी नहीं आती है उनके इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन को लेके। तो मान लेते हैं कि एक क्लाइंट ने डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर को 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं मैनेज करने के लिए, और अगर पोर्टफोलियो मैनेजर ने इनके पैसे अनलिस्टेड शेयर्स में लगा दिए, किसी एक स्टार्टअप के कंपनी में लगा दिए, क्लाइंट को उस इन्वेस्टमेंट की पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि डेफिनेटली उनका वैल्यूएशन जो है वो आपने देखा ही होगा कि काफी वेक टाइप का रहता है, मतलब अनरियलिस्टिक भी हो सकता है। और अगर अनलिस्टेड कंपनी अगर फेल हो जाती है, जो हमने देखा है कि आउट ऑफ 100 स्टार्टअप्स ऑलमोस्ट 3 से 4 कंपनियां आगे जाती है, बाकी तो सारे फेल ही हो रही है, तो क्लाइंट का पैसा यहाँ पे डूब भी सकता है। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए सेबी ने ये रूल बनाया है कि अगर डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजर है तो सिर्फ लिस्टेड शेयर्स या ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जो रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट हो। नेक्स्ट, operating expenses excluding brokerage over and above the fees charged for the PMS shall not exceed 0.50% per annum of the client average daily AUM। देखिए यहाँ पे सेबी का रूल है और उसके हिसाब से पीएमएस में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जो ब्रोकरेज को छोड़ के है, बाकी खर्चे, तो क्लाइंट के एवरेज डेली एयूएम का 0.5% पर एनम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं पहले वो देख लेते हैं एज फार एज ए पीएमएस इज कंसर्न। तो जैसे रिसर्च फी हो सकती है, कस्टोडियन चार्जेस हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो सकती है, तो ये ब्रोकरेज में शामिल नहीं है, मतलब ब्रोकरेज जो है वो अलग से है और ये खर्चे जो है वो अलग से है। तो मान लेते हैं कि आप एक क्लाइंट है एक पीएमएस के, और आपका जो डेली एयूएम है 1 करोड़ का है, मतलब 1 करोड़ जो है वो मैनेज कर रही है आपका पीएमएस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मैक्सिमम लिमिट कितना होना चाहिए? 1 करोड़ इन मल्टीप्लाइड बाय 0.50, दैट इज 50,000 रुपीज पर ईयर की। जो पीएमएस फर्म है वो आपसे फीस तो ले ही रही है, ब्रोकरेज चार्जेस अलग से ले रही है, लेकिन आपके पास जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो 50,000 से ज्यादा चार्ज कर रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सेबी के नियमों का वायलेशन हो रहा है। ये क्यों दिया गया है? क्योंकि ये इंश्योर करता है कि पीएमएस सर्विस जो है वो कॉस्ट एफिशिएंट होनी जरूरी है। क्लाइंट को अननेसेसरली जो है वो हाई चार्ज जो है वो नहीं लगने चाहिए, या उससे बचाने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस जो है वो बनी रहनी चाहिए। इसके लिए एक लिमिट जो है 0.5% ऑफ टोटल एयूएम फॉर अ ईयर, तो ये जो है वो तय कर दी गई है। तो इसलिए पीएमएस के जो क्लाइंट है उनको भी अपने एक्सपेंसेस है या जो चार्जेस वो लोग चार्ज कर रहे हैं वो उसका डिटेल रेगुलर बेसिस के ऊपर चेक करते रहना चाहिए, ताकि कंप्लायंसेस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है उसका उन्हें पता चल सके। तो यहाँ पे हमारा वन लाइनर जो है पार्ट 1 कंप्लीट हो रहा है, मिलते हैं सेकेंड पार्ट में।